नमस्कार नीमच नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हम फिर आपके बीच आए हमारा खास कार्यक्रम लेकर सुबह सवेरे। जैसा कि आपको पता है कि सुबह सवेरे में हम नीमच की एक हस्ती से बात करते हैं और जानते हैं उनके जीवन का लक्ष्य, उनको करते हैं उनसे सवाल। तो आज हमारे बीच हैं एक ऐसे युवा नेता जो कि भगाना क्षेत्र से आते हैं। बहुत कम समय में उन्होंने राजनीति के शिखर को छुआ है और नीमच नगर पालिका की सामान्य प्रशासन समिति के सभापति हैं और अहिर समाज से आते हैं और अहिरों के बड़े नेता हैं। जी हाँ, हमारे बीच है नीरज अहिर। नीरज भाई, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आप थोड़ा सा बताइए कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? वैसे राम राम राकेश जी, आपको आपने यहाँ बुलाया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे नीमच टुडे टीम को। मैं सुबह उठता हूँ मॉर्निंग में 6-7 बजे। वहाँ से घर से निकलता हूँ तो मैं अपने वाटर प्लांट जाता हूँ, तो रास्ते में गाय को सुबह एक रोटी और सीधे अपने होते हुए वार्ड से पूरे 4 वार्ड मेरे वाटर प्लांट तक जाते जाते 4 वार्ड आते हैं। उसमें चारों से मेरी राम राम सबसे सुबह सुबह होती है। जहाँ तक मैं पहुँचता हूँ उसके बाद अपने जो काम है वहाँ काम करके और वहाँ मछलियों को आटा डालकर फिर वापस आता हूँ। मतलब पुण्य का काम सुबह से शुरू हो जाता है? सुबह से गाय को रोटी गाय को एक रोटी और मछलियों को आटा। अरे वाह! उसके बाद अपने जो दिन की चर्या है, नहा धोकर घर से निकलते हैं। तो जो नगर पालिका के कार्य है वो वार्ड में जो कार्य है कराने हैं, जनता की जो भी समस्या है। वाटर प्लांट है तो वाटर मतलब ये पानी की केनों का है? पानी सप्लाई। कैसा चल रहा है वो कारोबार? बस ठीक है, आशीर्वाद चल रहा है भगवान का। मतलब जनता की प्यास बुझाने के लिए कारोबार भी है। हाँ, वो है ना, वो तो जरूरी है, काम वाम तो करना जरूरी है। राजनीति राजनीति है, सुबह से ही शुरू हो जाती है राजनीति तो उठते ही। बीजेपी शुरुआत कहाँ से, संघ से हुई थी कि भाजपा से हुई थी? संघ से हुई थी, संघ की शाखाओं में जाना था। कितने साल की उम्र से संघ में जाते थे? मैंने जब से होश संभाला, जब से मैं संघ में शाखाओं में जा रहा हूँ। बगाना में लगती शाखा? हाँ, शाखा लगती है बालाजी धाम पर, वहाँ हनुमान नगर में लग रही है अभी। चंद्रशेखर बस्ती में आता हूँ मैं। हाँ। तो लगभग कितनी उम्र होगी जब संघ में शुरू किया? मेरे को 20 साल की उम्र से मैं जाना चालू हो गया था। हाँ। क्या सिखाते संघ में? सुबह व्यायाम कराना, शाखा में जाना। मेरे दोनों मित्र थे बगाने के, गौरव और प्रतीक, वो लेके गए थे प्रथम बार मेरे को। हाँ। फिर उसके बाद भाजपा में कैसे आए? भाजपा में मैं युवा मोर्चा का कार्य देख रहा था, उसमें मैं पोलिंग अध्यक्ष था। पोलिंग अध्यक्ष से मैं उपाध्यक्ष बना, उपाध्यक्ष से मैं युवा मोर्चा में जिला मंत्री, और जिला मंत्री के बाद पार्टी ने भरोसा करके जब टिकट दिया, टिकट और जैसे जैसे मुझे पार्टी ने आदेश दिए वैसे वैसे मैं कार्य करता गया। कितने वोटों से जीते? 131 वोटों से जीता हूँ। कौन था सामने? ऋषिराज अहिर। कितने त्रिकोणी संघर्ष था कि आमने सामने फाइट थी? त्रिकोणी था, फिर बाद में आमने सामने हो गए थे हम। एक जनी ने समर्थन दे दिया। दुल्ला भाई? हाँ, एक भागचंद जी करके एक थे, 4 जनी थे वो। 4 लोग थे। एक तो अपने जगदीश जी, एक भागचंद जी, एक कांग्रेस से था, एक बीजेपी से था। जी जी। तो दोनों अपनी अपनी पार्टी के समर्थन में बैठ गए कि दुल्ला भाई तो शायद आपके समर्थन? हाँ, मेरे समर्थन में आए थे। आदरणीय बड़े हैं वो मुझसे, सम्मान करता हूँ उनका हर बात का। और बाबू अंकल जी थे, वो लड़े थे चुनाव। अच्छा, ये जैसा कि देखा गया कि आप पहली बार पार्षद बने और पहली बार ही सभापति बन गए, तो क्या उम्मीद थी कि सभापति बनेंगे, या कहीं कोशिश की, या पार्टी ने आपके जो टारगेट है, आपकी जो योग्यता है उसको देखकर बोला? मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, मैं हमेशा उस पर भरोसा भर उतरा हूँ, और जो भी मुझे कार्य मिला मैं हमेशा उसमें सफल ही रहा हूँ। जब कोई पहली बार नगर पालिका जाता है तो समझ नहीं पाता कि कौन सा विभाग का है, कौन अधिकारी क्या काम करता है, कैसे, बड़ी दिक्कत आई होगी शुरू में? मैं सबसे पहले गया तो मैंने सबसे पहले नगर पालिका की जो 5 सीढ़ियां हैं सबसे पहले वो चुनी, और उसके बाद से जो कार्य कर रहा हूँ वो अपने आप चले आ रहा हूँ। तो कहीं कोई दिक्कत आई होगी शुरू में कि क्या नाम है, अगर मान लो कि अगर पानी की समस्या के लिए तो जलकल में किससे मिलना है, सड़क की समस्या है तो पीडब्ल्यूडी में किससे मिलना है, कौन अधिकारी क्या काम करता है, 1 साल के दौरान आया समझ में? हाँ, मित्र होने के नाते रोहित शुक्ला ने मुझे बताया कि भैया ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। उनके कहे मतलब बहुत सारी चीजें उनसे सीखी मैंने, वहाँ नगर पालिका में अंदर ही थे जो। रोहित अच्छा मित्र होने के नाते उसने बहुत सारी चीजें बताई। नगर पालिका में केबिन मिला, बैठते हैं आप? हाँ, बैठते हैं। क्या टाइम रहता है? ऐसे मैं जब 11 से 2 बैठता हूँ, ऐसे ज्यादातर तो अभी बंद है, पर बीच में तो अभी बैठ रहा था मैं। फाइलें वाइलें आती है अपने पास? फाइलें हमारे तो सिग्नेचर नहीं होते, पर फाइलें हम देख सकते हैं, हमें पावर दे रखा पूरा। नहीं, देखा गया है कि नगर पालिका में अध्यक्ष ही पावरफुल होता है,
सभापति और उपाध्यक्ष केवल नाम के रहते हैं, उनको वो अधिकार नहीं है। तो कुछ ऐसा है, कुछ अधिकार भी दिए कि नहीं दिए? नहीं, अध्यक्ष जी की तरफ से हमारे पर कोई पाबंदी नहीं है, अध्यक्ष जी ने हमें स्वतंत्र कर रखा है। बस गलत काम के लिए अग्री नहीं कर रहे, बाकी किसी भी काम के लिए उनकी तरफ से मना ही नहीं है। अध्यक्ष जी के साथ हैं और अध्यक्ष जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं शहर को लेकर, नई योजनाएं बना रहे हैं। 40 साल के बाद आज कॉलोनी का लाए हैं प्रोजेक्ट और होगा सफल। हम सभी पार्षद साथ में। एक बड़ा आरोप, चूंकि अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी के जो बड़े ससुर साहब है, बड़े नेता हैं भाजपा के, ये विपक्ष के जो नेता हैं योगेश प्रजापति और ये सब लोग एक आरोप लगाते हैं कि नीमच की जमीनें बेच रहे हैं, नीमच की जमीनें बेच रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? अभी तक तो हमने देखा है कि अभी तक तो इसी कोई जमीन बिकी नहीं है। और जो भी आरोप लगा रहा है पहले वो अपने आप में देखे, अपनी पार्टी की तरफ देखे। साफ सुथरी छवि की नगर पालिका अध्यक्ष जी है और उनके ससुर जी का प्रॉपर्टी का कारोबार है, तो वो प्राइवेट काम जो करते हैं उसको तो आप कर ही सकते हो, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे आप नजर नहीं कर सकते हो। नगर पालिका की कोई जमीन अभी तक तो नहीं बिकी हुई है। तो ये आरोप लगाते हैं कि भूमाफिया भूमाफिया भूमाफिया, क्या कहेंगे? भू माफिया तो नहीं है, वो समाज सेवी है। संतोष चोपड़ा एक बड़ा नाम है शहर में। एक सबको एक सहजा सरलता के साथ लेके चलने वाले व्यक्ति है। सबको एक डोर में बनाकर एक माला बना के चलने वाले। आप देखते होंगे सुबह से ही वो अपनी समाज सेवा में लग जाते हैं। देखो मेरे पे ऐसा तो नहीं है, मेरे को तो भी, मैं भी जब से मिला हूँ तो मुझसे भी बहुत सरलता बेटे की तरह ही बात की है। कभी गलत बात मैंने कभी उनके मुंह से कभी नहीं सुनी इस टाइप की। जब पार्टी में टिकट वितरण हो रहा था पार्षद पद का, तब और भी दावेदार थे अपने वार्ड में? हाँ, वार्ड दावेदार तो बहुत सारे थे। और वो ठीक है कि दावेदारी तो सभी करते हैं, पर नसीब किसी का रहता है जो, वाह ठीक है, बाबा शाम की कृपा है जो आज यहाँ आ गए अपन। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी देखा गया कि नीमच में बहुत सारे मुद्दे हैं, पानी को लेकर भी मुद्दा है, स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा है, आपका सामान्य प्रशासन का विभाग है, आपके पास भी कई मुद्दे होते हैं। तो कांग्रेस के जो 2 3 4 जो पार्षद हैं, वो हमेशा उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि जैसे तैसे नगर पालिका अध्यक्ष की छवि खराब करना, कुछ भी मुद्दे उठाकर बात करना। वो तो मुझसे कांग्रेस के भी पार्षद सीनियर है और दोनों ही मुझसे बहुत पूर्व परिषद के आए हुए हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें पता है जितना मुझे नहीं पता। पर अभी तक के अंदर जब से हम बैठे हैं 2.5 साल में, ऐसा कोई सा भी जमीन का कोई विषय नहीं हुआ है। जो कुछ है सब सामने 2016 के बाद से तो सभी जमीनें टेंडर के थ्रू ही होती है, इसलिए तो घोटाला होने की तो कोई बात हो ही नहीं सकती इसमें। आप भी देख ही रहे हो शहर में अभी तक जो भी चीज है, एक वो खेत है बंगला नंबर 13 में और एक ये चमड़ा खारकर की जमीन है, इस पे दोनों पे ही कॉलोनी का विषय आया है और ये कॉलोनी का विषय सफल होगा। नगर पालिका अध्यक्ष पूरा प्रयास कर रही है इसमें और 40 ही पार्षद इसका समर्थन करेंगे। 40 साल बाद नीमच में कोई सार्वजनिक कॉलोनी आई है और एक व्यवसायिक कॉलोनी, एक आवासीय कॉलोनी। विपक्ष के नेता इन दोनों को गलत बताते हैं और दोनों इनका विरोध करते हैं। शहर को कोई नई सौगात मिल रही है तो अच्छी बात है, गरीब लोगों का। और आने वाले समय के हिसाब से बहुत समय के बाद, इससे पहले शायद बंगला नंबर 60 में कोई कॉलोनी कटी थी तो आज वहां पर सभी लोग बस गए और एक कर्मचारी कॉलोनी कटी थी। उसके बाद से अब ये कॉलोनी कट रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सफल पूर्ण कार्य होगा और सभी कॉलोनी का ये जो विषय है ये अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा होगा। अच्छा, अभी चूंकि देखा गया है कि भाजपा के कई पार्षद अध्यक्ष जी से नाराज रहते हैं, क्या ऐसा है कि भाजपा में पार्षदों की गुटबंदी है? ऐसा तो नहीं है, कभी कभी नाराजगी हो भी जाती है। वो अध्यक्ष जी के नेचर में ऐसा नहीं है, वो जो रूठता है उसको बना भी लेते हैं। अध्यक्ष जी सरल स्वभाव की लेडी महिला है और महिला होने के नाते वो समझती हैं कि हर समस्या का समाधान उनके हित का है। अच्छा, भाजपा में भी कहा जाता है कि गुटबाजी है कुछ ऐसा है? नहीं, हमारा एक ही लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल, एक के उसी झंडे के नीचे हम सब रहते हैं। आप किसी गुट से तो नहीं आते? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नीचे आता हूँ, मैं उसी को स्वाभिमान मानता हूँ, वही है प्रथम। अच्छा अच्छा। नीमच का जो मामला है कि नीमच में बहुत सारी जमीनें हैं, नीमच में बंगला बगीचा की जमीनें हैं, इन जमीनों का कुछ ना कुछ उपयोग होना चाहिए, क्योंकि ये कई बड़े बंगलेधारियों, कई निजी लोगों के हाथों में है। क्या राय है आपकी? नगर पालिका को निर्णय लेना चाहिए, जिन्होंने कब्जा कर रखा है अवैध रूप से रख रखी है वो जमीन है, उसे नगर पालिका की संपत्ति है। नगर पालिका में आने वाले भविष्य के लिए आज के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि नगर पालिका स्वयं अपनी निधि का उधान करे। तो इसका इन जो जमीन जिन्होंने कब्जा कर रखी है उसे छुड़ाकर उसको रिसाइकल कर कर आने वाले भविष्य के लेके नगर पालिका की व्यवस्था की पूंजी की व्यवस्था की जाए। मतलब वो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक और, ये आप सही बोल रहे हैं
के एक आदेश आ गया है कि जिसमें नगर पालिका के पास अगर जमीन है तो वे उनको सेल करके अपनी पूंजी की व्यवस्था कर सकते हैं और कई सारे प्रोजेक्ट ला सकते हैं। तो कोई परिषद में आएगा ऐसा प्रस्ताव कि नीमच शहर की जो जमीन है उनका कहीं ना कहीं उपयोग हो, जिससे नगर पालिका की आय भी बढ़े? बहुत जल्दी नगर पालिका का खेत नंबर 28 जो मऊ रोड पर है उसको लेकर बहुत जल्दी प्लानिंग की जा रही है। वहाँ अवैध निर्माण हो रहे हैं, उस पर जो भी है कि बहुत जल्दी कोई प्रोजेक्ट लाया जाएगा खेत में। दूसरी दूसरी चीज ये है कि नगर पालिका में हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं कि नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी बिना पैसे दिए काम नहीं करते हैं, क्या कहेंगे इस पे? मेरे सामने तो अभी तक ऐसा कोई कर्मचारी आया नहीं है। मैंने जिसको जो भी काम दिया है, भले वो राजस्व विभाग का हो, जलकल का हो, राशन शाखा का हो, जी साथ कोई भी सामान्य प्रशासन हो, किसी भी विभाग का हो, उसमें मैंने जब भी कोई कार्य दिया हो, मेरा कार्य पूरा करके 2 घंटे या 3 घंटे में करके मुझे वापस ला के देते हैं। पैसे तो नहीं लगते? आज मेरे हाथ से तो अभी तक मैंने कोई पैसे का खेल नहीं देखा इस नगर पालिका में। अभी एक मामला चल रहा है, लोकायुक्त ने एक कांग्रेस के पार्षद पति को पकड़ा है, 1.25 लाख की रिश्वत देकर। उन्होंने खुल के आरोप लगाया कि ये पैसा तो नगर पालिका सीएमओ को देने जा रहा था, क्योंकि वो समझौता शुल्क का मामला था। और इस तरह के जब मामले सामने आए तो कहीं ना कहीं नगर पालिका की छवि भी खराब हो रही है। मैं इन चीज़ों में देखो राकेश जी, ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों में कभी इंटरेस्ट लिया नहीं है और इन चीज़ों में कभी ध्यान दिया नहीं है। अच्छा, ये कांग्रेस के नेता ही लोकायुक्त द्वारा पकड़े गए और कांग्रेस के लोग अध्यक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हैं, क्या कहेंगे? वो खुद अपनी कॉलर में झाँक कर देखें, जैसी उनकी करनी वैसी भरनी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन फिर भी टारगेट तो आप लोगों को ही कर रहे हैं ना। आप लोगों की कहीं ना कहीं पार्षद लोग भी क्या, जब अध्यक्ष अकेले पड़ जाते हैं तो कोई पार्षद का स्टेटमेंट सामने नहीं आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी पार्षद अध्यक्ष जी के साथ हैं, 26 हैं तो 26 ही एकजुट हैं। आपने अभी देखा होगा, हम जलकल को लेकर जब हड़किया खाल के लिए कलेक्टर साहब से मिले तो 15 से 16 पार्षद एक साथ गए, सब अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मिले। और आने वाले समय में जो हड़किया खाल की समस्या है, आज भी न्यूज़पेपर में पढ़ा सुबह कि वहाँ किसी के संरक्षण में चोरी चल रही है, खेती हो रही है, तो उसको लेके भी कोई जल्दी से समीकरण बनाए जाएंगे और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हड़किया खाल पे कोई नया प्रोजेक्ट लाया जाएगा। वर्तमान में हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर मंदिर मस्जिद की बात की जा रही है, मस्जिदों में से मंदिर बाहर निकल रहे हैं। इन मुद्दों को किस रूप में देखते हैं? आपके चैनल से तो सबसे पहले मैं नीमच शहर के सभी जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आज जो बांग्लादेश के मुद्दे पर जो कार्यक्रम दशहरा मैदान में रखा गया है, अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए और अपने हिंदू की अपने शहर में एक अलग मिसाल जगाए। मध्य प्रदेश में सभी दूर इसका आह्वान है, हम भी अपनी एक आहुति दें अच्छे कार्य में। आने वाले समय में अपन ही अपने देश को सुरक्षित रहेंगे तो अपने देश में सुरक्षित रहेंगे। आने वाला समय बहुत ही उज्जवल है, इसलिए हिंदू एक एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटेंगे और कटेंगे पे क्या बोलेंगे? हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और कटेंगे बटेंगे तो बहुत बड़ी समस्या है। आने वाला समय बहुत ही आने को देखकर, भविष्य के देखकर बहुत कुछ होने वाला है। जैसे आज बांग्लादेश को देखकर जैसे बहुत कुछ समझ देखा जा रहा है, तो यही है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हिंदू राष्ट्र भारत बनना चाहिए, एक बड़ा विचार उठ रहा है और इस पर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्य पूरा होगा और आने वाले भविष्य में दिखेगा अखंड भारत पूरा स्वयं एक साथ आपको एक दृश्य पे देखने को मिलेगा। और हमारे भी संघ के को भी 100 साल होने वाले हैं, उसमें भी हम बहुत मन लगा के कार्य कर रहे हैं। 100 साल पूरे होने के लेके आने वाले 2000 में बहुत अच्छा कार्य होगा। आप जिस वार्ड से चुनाव लड़े उस वार्ड में मुसलमान भी है? हाँ है। कितने वोट होंगे लगभग? 400। 400 मुसलमानों ने वोट दिया आपको? बिल्कुल वोट दिया। ऐसा? हाँ। कभी ऐसा तो नहीं होता है कि ना अपन हिंदुत्व की बात करते तो मुसलमान बिदक जाते हो? नहीं नहीं, सभी अपने मेरे वार्ड में बहुत भाईचारा वाला विषय है और सभी अच्छे तरीके से रहते हैं। वो भी कोई समस्या होती है तो मुझे बताते हैं, मैं उनको पूरी करता हूँ। और मेरा लायक उनके लायक कोई काम होता है तो जब भी कोई बताते हैं मैं पूरी कर देता हूँ। और हिंदू मुसलमान का तो विषय नहीं, जिस वार्ड से आप लड़ते हो तो आप जनप्रतिनिधि बन जाते हो, जनप्रतिनिधि बनने आप सभी के हो जाते हो, आप सार्वजनिक एक नेता बन जाता है आदमी। उसे सबकी समस्या सुननी चाहिए। हिंदुत्व में मुसलमानों को कहाँ पाते हैं? अगर हिंदुत्व राष्ट्र की बात करें तो मुसलमान सुरक्षित रहेगा? हाँ रहेगा। भारत में सभी सुरक्षित है, सभी को हक है। एक पूरे प्रदेश देश में एक ही देश ऐसा है जिसमें सब समाज यहाँ आकर रह सकता है, और यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर जाके कहीं नहीं रह सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हम वापस राजनीतिक मुद्दे पर आते हैं। भाजपा से आप जुड़े हुए हैं,
भाजपा की परिषद है, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी नगर पालिका में ना तो स्टाफ है, ना बजट है। जो सालों से कर्मचारी वो गए नहीं है, उनकी तानाशाही है। सीएमओ अध्यक्ष ही नहीं सुनते, कर्मचारी सीएमओ के नहीं सुनते। इन तमाम जो हालत बने हुए हैं, तो संगठन क्या कर रहा है? बहुत जल्दी एक समन्वय बैठक होने वाली है। माननीय विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी सभी एक साथ बैठकर, क्या बहुत समय हो गया है कि एक समन्वय नहीं हुआ है। बहुत जल्दी समन्वय बैठक होगी और उसके बाद जो भी निर्णय होते हैं संगठन द्वारा आदेश आएंगे, वो संगठन आदेश पूरा किया जाएगा। नहीं, ऊपर मतलब बजट नहीं आ रहा है, कर्मचारियों की पूर्ति नहीं हो रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, आप लोगों के अच्छे संबंध हैं, तो वो लोग मदद नहीं कर रहे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी शासन के पास भी बजट का इशू चल रहा है, लाडली बहना का विषय देखा ही है। पर माननीय कैलाश जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही रखा है कि आपकी अपनी ही नगर पालिका है, आप स्वयं चला सकते हैं, आपके बजट से आप ही चलाएं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से बात है, मैंने सुना मुख्यमंत्री जी आपके घर भी आए थे जब उच्च शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री थे जब वो नीमच आए थे, तो हमारे बड़े भाई साहब के घर हम लेके गए थे, साथ में ही थे। क्या पारिवारिक रिलेशन है? पारिवारिक नहीं है, सामाजिक रिलेशन है, गौरव है हमारे समाज का। मध्य प्रदेश के आज मुख्यमंत्री हैं, आने वाले बहुत खुशी होती है कि समाज का कोई व्यक्ति ऊंचाई पे जाता है। और मेरा तो हमेशा ये मानना रहा है, जो निचली से में है वो भी मेरा भाई, और जो उच्च ऊपर है उसका भी हमेशा वो हमारा भाई रहेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद हुई थी मुलाकात अपनी? मुख्यमंत्री जी आज नीमच आए, दोनों बार मैं बिल्कुल मिला हूँ। जब जब भी आए हैं माननीय दिलीप जी परिहार और माननीय जिलाध्यक्ष जी ने, दोनों ने मिलाया, उनके नेतृत्व में हमेशा मिलना हुआ है। तो इतना है कि सभापति के सौ से मुझे जानते हैं, आने वाले भविष्य में भगवान ने चाहा बहुत अच्छा होगा। अच्छा, चलिए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो ऑप्शन वाले रहेंगे। आपका नेता कौन है? दिलीप सिंह परिहार, पवन पाटीदार या संतोष चोपड़ा? पवन जी। पवन जी। पवन जी आपके नेता हैं, टिकट उन्होंने दिलाया था? जो संघर्ष करता है उसके लिए लड़ने वाला भी तो एक चाहिए। संतोष चोपड़ा जी को लेकर अच्छे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, सम्मान करते हैं। माननीय दिलीप सिंह परिहार साहब का भी सम्मान करते हैं, हमारे क्षेत्र विधायक हैं और हमारे क्षेत्र का गौरव है, हमेशा आशीर्वाद बना रहा है। राजनीति दृष्टि से बहुत प्रेम रखते हैं और अच्छा मानते हैं। आपने दो विधायकों का कार्यकाल तो देखा होगा, एक आपके समाज से नंदकिशोर पटेल कांग्रेस से रहे, एक दिलीप सिंह जी परिहार जो लगातार 15 साल से विधायक हैं। दोनों में क्या अंतर है? कौन सफल विधायक है और किसके कार्यकाल में कितने कार्य हुए? माननीय नंदकिशोर जी पटेल जब विधायक थे, उन्होंने भी बहुत सही योजना लाए। अपना शहर जब उस समय थोड़ा जीरन मल्हारगढ़ तरफ लगता था, उधर भी उन्होंने जल जल की योजनाओं का कार्य किया है। और जब से माननीय क्षेत्र के विधायक आए हैं, तो आप भी देख रहे हो, अंधेरे से उजाले में आए हैं। लाइट की कोई समस्या नहीं है, रोड की कोई समस्या नहीं है। माननीय विधायक जी के जो भी कार्य हैं वो पूरे हुए हैं। आज अपने इतना बड़ा इंगोरिया से लेकर भाटखेड़ा से लेकर जो रोड पास हुआ, ये भी माननीय विधायक जी के नेतृत्व में है। उधर रिंग रोड का है, वो भी पूरा हुआ है। रेलवे का कार्य भी भरपूर चल रहा है। क्षेत्र की जो भी समस्या है, आज पहली बार ऐसा होगा कि पहला मुख्यमंत्री बना होगा जिसने सभी समाजों को देखकर, और माननीय विधायक जी, सभी विधायक मतलब माननीय विधायक जी के द्वारा 25-25 लाख रुपए के डोम, मतलब जैसे बगाना एक क्षेत्र, तो बगाना को एक 25 लाख का डोम, नीमच सिटी है तो नीमच सिटी, ग्वालटोली तो ग्वालटोली, यादव मंडी है तो यादव मंडी, सभी को मतलब एक तराजू में रखकर सभी का सम्मान करके और सबको 25 लाख के डोम दिए। माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतना बड़ा कार्य पहली बार हुआ है। सभी सर्व समाज के लिए बनेंगे। आपका लक्ष्य क्या आगे? संगठन में काम करना या नगर पालिका अध्यक्ष बनना? पार्टी जैसा आदेश करेगी उस पार्टी के उस कार्य के पीछे चलेंगे। हाँ, हमारे इसमें कोई मानसिकता नहीं होती है, जो पार्टी आदेश कर दे, तो संगठन जो का सर्वोपरि हमारे लिए। तो मतलब संगठन दोबारा अगर आपको मतलब जैसे देखा पार्षद पद के चुनाव को लेकर काफी रस्साकसी होती है, अगली बार तय करा है कहाँ से लड़ना है, क्या करना है? सब संगठन तय करता है, अपनी अपनी भूमिका सबको पता रहती है, कौन कहाँ से तैयारी करेगा। आने वाले जीवन में जहाँ से भी मिला मौका, वहां से लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, वार्ड की क्या समस्या है आपकी? वार्ड में हमारे, मैं बगाने से आता हूँ, बगाने की बहुत सी समस्याएं हैं। पर अभी जो कंडीशन चल रही है, बजट नहीं है, ये बात मानिए। हमने सब कुछ कंप्लीट है, हमारे यहाँ रोड नाली सब, पर हमारे यहाँ सीवरेज पास होने से जो रोड हम बना नहीं सकते, कि उसको फिर 3 साल तक हम रोड को क्रैश नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने सीवरेज आ गई है, 26 जनवरी से हो सकता है कि बगाने की जो समस्याएं सभी निपट जाएगी। तो 26 जनवरी से जो कार्य चालू होंगे, तो सीवरेज एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो पूरे बगाने के लिए है।
आज तक पहले कभी ऐसी कोई बड़ी योजना आई नहीं है। भगाने में एक और समस्या है रेलवे फाटक की। लंबे समय से ओवरब्रिज की बात की जा रही है, अभी अंडरब्रिज बन गया वहां पर एक, लेकिन फिर भी जो फाटक की समस्या वो पूरी नहीं हुई है। ओवरब्रिज की है, जो ओवरब्रिज का जो रेलवे का जो टेंडर है वो कहीं खींचातानी में रुका हुआ है। बाकी जो बाहर का जो टेंडर होता है वो टेंडर हो गया था, पर अभी किसी गुजरात की जो कंपनी उसने लिया है। जब तक रेलवे का टेंडर नहीं होगा, जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। नीमच की मंडी बाहर जा रही चंगेरा, भगाना का बहुत बड़ा वर्ग मंडी से जुड़ा हुआ है, व्यवसाय करता है। कोई छोटे व्यापारी तो नहीं कह सकते कि बड़े व्यापारी हो, लेकिन छोटे मोटे जो कारोबार है वहां से चलते लोगों का घर चल रहा है। मंडी जाने के बाद ये प्रभावित नहीं होगा? बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। बगाना बहुत छोटी स्थल का एरिया है। बगाने में बहुत मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, जो दिनचर्या अपना रोज खा के रोज कमाने वाले हैं। माननीय क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन है, ये मंडी जा रही है, मंडी जाने से पहले ऐसी कोई व्यवस्था की जाए यहाँ कि जो बगाना वासी हैं और बगाने से लगे हुए जो गांव हैं वहां पर आकर जो अपना दिन की दिनचर्या पूरी करके व्यवस्था करते हैं, उनके लिए ऐसा कोई उच्च कार्य किया जाए, या ऐसी कोई फैक्ट्री या ऐसा कोई बस स्टैंड या इस टाइप का कुछ भी उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि आने वाले भविष्य में उनको दिक्कत ना हो, उनका परिवार का पालन पोषण व्यवस्थित तरीके से चल सके। एक और भगाना की बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। अंदर से छोटी सादड़ी के बड़े बड़े वाहन जाते हैं, वो मतलब अपने रेलवे फाटक से लेकर या यहाँ तक अपने भगाना नाके तक बड़ा जाम की स्थिति रहती है, लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि अभी बाईपास स्वीकृत हो गया है, ये समस्या कब तक हल होने की? आपने कुछ आवाज उठाई है? मैं माननीय नीलेश जी पाटीदार जो सलाहकार हैं विधायक जी के, उनको मैंने 2-4 बार बात की है। तो भैया ने मुझे बस यही बताया कि बस नीरज बहुत जल्दी इस कार्य को अपन पूर्ण करेंगे, बल्कि वो समय लगता है। कागज चलता है, कागज का क्या समय है, उसको धीरे धीरे आवेदन लगता है, आवेदन का धीरे धीरे जो प्रक्रिया है। हम भी जब आज जो बाहर रहता है वो तो कहता है कि यार ये काम नहीं हो रहा, पर जो वो अंदर आदमी आ जाता है बॉडी में, वो काम करता है। जैसे आज हम नगर पालिका में पार्षद बन के गए, हमें ही पता है, पहले हम भी बाहर से चिल्लाते थे काम नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे जब आप सिस्टम में जाते हैं तो सिस्टम के हिसाब से ही चलना पड़ता है। जो कागज है वो कागज के हिसाब से ही चलेगा, उसकी प्रक्रिया पूरी होती है। और जैसे जैसे फिर वो टेंडर पे आता है, टेंडर के बाद वापस से वो स्वीकृति मिलती है। इसलिए हर कार्य को करने में थोड़ा समय लगता है और बहुत जल्दी पूर्ण होते हैं कार्य। कार्य करने की लगन है तो कार्य पूरे पूरे जरूर होंगे। लक्ष्य एक निर्दिष्ट है तो पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आती उसे। चलिए, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपसे रूबरू कराएंगे नीरज अहीर, जो कि भाजपा के युवा नेता है, नगर पालिका में सभापति। अब उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। हम आपसे रूबरू करा रहे हैं, हमारे बीच है उपस्थित नीमच नगर पालिका के सभापति, भाजपा के युवा नेता नीरज अहीर। नीरज जी, ये बताइए कि अध्यक्ष जी से तनातनी तो चलती होगी कामों को लेकर, क्योंकि नगर पालिका बड़ी खस्ता हाल है, सीएमओ को कहते हैं कि वो काम नहीं करते हैं, क्या हालत है? अध्यक्ष जी से कभी कभार हो जाती है, कभी कभार गुस्से गुस्से में, कभी ऐसी में थोड़ी सी होचोक हो जाती है, पर मन पे हमने कभी नहीं लिया। वो हमें भी थोड़ा सा आकर्षण दिखा देती है कि यार ऐसा नहीं ऐसा होगा। हम भी खुश होकर हंस के कह देते हैं ठीक है। पर हाँ, कभी नाराजगी नहीं पाली हमने। राजनीति है, राजनीति के हिसाब से होती है, सब चलता है। विपक्ष का यह आरोप है कि नगर पालिका में 5 अध्यक्ष हैं। संतोष जी चोपड़ा को अध्यक्ष बताते हैं, स्वाति चोपड़ा जी तो यही है, गौरव जी को बताते हैं, एक और उनके देवर है कालू जी को बताते हैं। तो ये सारे जो अध्यक्षों को लेके जो आरोप लगते हैं, क्या कहेंगे इस पे? पहले तो सर्वमान्य ही की अध्यक्ष है, बाकी प्रतिनिधि है। अब जो नए आज
अध्यक्ष जी जो नए हैं उन्हें जितना पता नहीं था, पर 2 साल में परिपक्व हो चुके हैं, उन्हें सारी जानकारी हो चुकी है कि नगर पालिका कैसे चलानी है, क्या है। तो संतोष जी भाई साहब का एक सपना था, वो पूरा हुआ है। संतोष जी भाई साहब शहर के लिए अध्यक्ष हैं, क्यों हर जगह उनको आना जाना लगा रहता है, भाभी जी हर जगह जा नहीं सकती हैं, इसलिए संतोष जी एक और आपके पार्षद साथी है मनोहर मोटवानी, वो लोक निर्माण समिति सभापति है। एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है और प्रचारित किया जा रहा है कि वे सुपर चेयरमैन है। क्या वास्तव में सुपर चेयरमैन है? आज सुपर चेयरमैन नहीं, जैसे अध्यक्ष जी ने भरोसा जताया है तो अध्यक्ष जी ने उनको जिम्मेदारी दी है, तो ऐसे सातों सभापतियों को अपनी अपनी कहीं ना कहीं उन्होंने सब पे भरोसा किया है, ऐसा नहीं किसी एक को, सबको एक ही तरीके देखा है। मनोहर जी को उनको सुपर चेयरमैन क्यों कहते हैं? शहर में होता है सबकी अपनी अलग एक वो होती है लाइन। अब किसी के अच्छे चाहते हैं तो किसी सुपर चेयरमैन बना दिया। अब योगेश जी है, अब योगेश जी तो किसी को कुछ भी बना सकते हैं। योगेश जी पे आरोप लगते हैं कि वे शिकायत करते हैं, लिफाफा लेते हैं, फिर शिकायत उठा लेते हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखो मेरे सामने तो योगेश जी का ऐसा कोई विषय नहीं आया अभी तक, और योगेश जी से राजनीति नहीं, किसी पर्सनली नेचर व्यवहार अच्छा है, पर उनका राजनीति स्टैंड अलग है। उनके कांग्रेस पार्षद उनके साथ नहीं है, उनको हटाने के लिए एक मुहिम शुरू कर देते हैं। हाँ, भोपाल गए थे 6-7 पार्षद इकट्ठे होकर नेता प्रतिपक्ष से हटाने के लिए, पर बाद में जो भी हुआ ये जाने, अपन तो इतना ध्यान देते नहीं इन पर। अच्छा। कांग्रेस की रणनीति है। दूसरा, नीमच नगर पालिका की जमीनों पर कॉलोनी कट रही है। अभी खेत नंबर 28 का आप मामला बता रहे हैं कि वहां भी कोई धाकड़ है, वो कॉलोनी बना रहा है, तो नगर पालिका क्या कर रही है? आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मेरे को जैसे संज्ञान में आया तो मैंने भी आवेदन लगा के इसकी जानकारी मांगी है। ये खेत नंबर 28 है और ये मऊ रोड पर है। इस पे किसी धाकड़ करके व्यक्ति है, उन्होंने कब्जा कर रखा है और उस पर खेती भी हो रही है और मकान भी अवैध रूप से निर्माण हो चुके हैं। इसकी निर्माण अनुमति है या नहीं है, इसका जानकारी के लिए मैंने एक आवेदन लगाया है। बहुत जल्दी इसकी जानकारी बाहर आएगी, मैं आपको रूबरू कराऊंगा उससे भी। नहीं तो ये जो सारी चीजें चलती है, नीमच में इतनी सारी जमीनें हैं, बिक रही हैं, ये हो रहा है, नगर पालिका क्या कार्रवाई कर रही है? मैंने सीएम साहब को बताया है, पर 2 दिन से अभी उस समय उनका स्वास्थ्य खराब था और कल मंगलवार होने के कारण उसमें चले गए थे। आज मैं उनसे मुलाकात कर, आज छुट्टी होने के कारण। मैंने सुना है कि सीएमओ ऑफिस आते नहीं है, फोन नहीं उठाते हैं, घर पे फाइलें मंगा लेते हैं, पार्षदों की सुनते नहीं है, इस तरह के आरोप लगते हैं। नहीं, वशिष्ठ जी ने ऐसा तो अभी तक मेरे हिसाब से तो नहीं देखा गया। मेरा तो फोन जब भी आया तो उन्होंने मेरा फोन तो रिसीव किया है, और सज्जन व्यक्ति है। अब हर आदमी का अपना अपना एक सेटअप होता है। अब घर पे जाने के बाद तो आप भी किसी का फोन उठाओगे या नहीं उठाओगे, तो आपके ऊपर है। पार्षद प्रतिनिधि साबिर मसूदी आरोप लगा रहे हैं कि सीएमओ महाभ्रष्ट है और वो नीमच में आग लगा कर जाएंगे। अब उनकी सोच जैसी होगी वो बता रहे हैं, पर जब वो हमने देखा है तो वो भी जब नगर पालिका आते हैं तो साहब ये काम है, साहब वो काम है, तो साहब ने कभी मना नहीं किया है कि भाई कोई काम किसी के लिए रोका भी नहीं है। और हमारी नजर में तो ऐसा कुछ भी नहीं करा उन्होंने अभी तक। ऐसा तो कोई होता तो इतना टाइम हो गया था, अभी तक तो कितनी बातें बाहर आ जाती। जी जी। अच्छा, ये बताइए, बात नगर पालिका की चल रही है, नगर पालिका में आप सामान्य प्रशासन सभापति हैं, कभी अपने उस पावर का इस्तेमाल किया है कि कुछ अधिकारियों को, कर्मचारियों को इधर से उधर किया है, पर इतना अपन का राजनीति है, इसको अपने हिसाब से करनी है, और अधिकारी कर्मचारी का हमेशा जमा हुआ रहता है। मैंने कई, जैसे महेश रमानी था, महेश रमानी जगह जमुना लाल जी जगह कन्हैया लाल जी। अभी तक मेरे यहाँ तो हर साल में, जैसे महीने में 6 महीने में हम चेंज करते रहते हैं। हम किसी को स्थायी नहीं रहने देते। ओएस हमारे यहाँ हर 6 महीने में बदल देते हैं हम। तो ये नगर पालिका का मेन, सीएमओ के बाद जो मेन पावर होता है वो ओएस के पास होता है, इसलिए उसको हर 6 महीने में तो पूरी नगर पालिका की निगरानी वो ही रखता है, इसलिए बदल देता है। जी हम तो बदल मतलब परिपक्व हो गए, बस जैसे समझने लग गए। समझने लगे। सीखे हैं, कोई नौ सीखिया नहीं समझेगा। हाँ, बिना चले तो कुछ भी नहीं आता है, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। ये राजनीति, इसमें हर स्टंट जो करना जरूरी है। ऐसा। हाँ। चलिए, क्या अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 आने वाला है, नीमच को नंबर 1 बनाना, अभी तक तो नीमच पिछड़ा हुआ है, क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है? इसको लेके बैठक की जाएगी, और बैठक के अंदर हमने जो बताया, कर्मचारियों का अभाव भी है और कुछ कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, तो उनके आदेश निकाल कर उनकी नई भर्ती कर और हमारा ये इच्छा है कि शहर में बहुत सुंदरता हो। पर मैं पब्लिक से भी यही उम्मीद करता हूँ कि प्लास्टिक का कम उपयोग करें और अपने आसपास गंदगी ना करें। पहले आप सब अपने आसपास स्वच्छता रखें तो शहर अपने आप क्लीन हो जाएगा। क्लीन और ग्रीन, अपना एक ही लक्ष्य बनाए, क्लीन और ग्रीन। नीमच का ये होना चाहिए और सुंदर दिखना चाहिए। बहुत धन्यवाद।
कार्यक्रम के समापन में बहुत बढ़िया बात नीरज अहीर ने कही कि नीमच को ग्रीन और क्लीन करना है, स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाना है। आज हमारे सुबह सवेरे में आप रूबरू हुए, आपसे कई सवाल किए गए और हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य हस्ती से। आप देखते रहें नीमच टुडे का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे।